everyone, welcome to my channel Let's Love Physics, and today I am going to discuss about the basic of friction forces and how to implement it in the problem scenarios. So let's move on to the introductions, and the first introduction के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो बात आप जनरल ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट कर सकते हैं कि यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि इट इज़ ए जनरल ऑब्जर्वेशन दैट व्हेन यू ट्राई टू स्लाइड ए हैवी बॉक्स अक्रॉस द फ्लोर, ठीक है, कि जब आप एक हैवी बॉक्स जो है सो अक्रॉस द फ्लोर आप स्लाइड करने की कोशिश करते हैं, व्हेन यू, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, एक बॉक्स है और उसको आप क्या कर रहे हैं, एक रस्सी से, स्ट्रिंग से जो है सो पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. So it is a general observation that when you try to slide the box across the floor, the box does not move unless you pushes it with a certain minimum force. जब तक आप एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा फोर्स उस बक्से पे, उस बॉक्स पे आप नहीं लगाते हैं तो वो मूवमेंट नहीं करता है. तो ये तो हमको लगता है कि हम लोग सारे लोगों ने अपने रियल लाइफ में ऐसा हम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कहीं ना कहीं कि जब भी आप किसी अलमीरे को या किसी टेबल को या पलंग को जब आप धक्का दे रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि जब आप धक्का देते हैं तो आप फोर्स को, ह्यूमन बीइंग फोर्स को अचानक से इंक्रीज़ नहीं करता, वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता है. तो आपने महसूस किया होगा कि जब आप फोर्स बढ़ाते जाते हैं तो एक थ्रेशोल्ड अमाउंट आता है जब आपका जो बॉक्स है, पलंग है, अलमीरा मूवमेंट स्टार्ट करता है. तो आखिर इसके पीछे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है और उसी को फ्रिक्शन क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे. तो देखिए ये जो बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ टेबल पे एक बॉक्स जो है सो रखा हुआ है और इस बॉक्स को आप क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग के सहारे जो है सो पुल कर रहे हैं, ठीक है. यू आर पुलिंग दिस बॉक्स विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग. तो अगर आपने F फोर्स लगा के इधर की ओर पुल किया तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स डेवलप हुआ वो Fe के इक्विवेलेंट हुआ, और ये जो टेंशन फोर्स है इस बॉक्स को क्या करेगा, दिस टेंशन फोर्स हैज़ अ टेंडेंसी टू मूव द बॉक्स टुवार्ड्स द राइट, ठीक है. बट चूँकि ये फोर्स सफिशिएंट नहीं है इस बॉक्स को मूवमेंट कराने के लिए, तो ये बॉक्स जहाँ है वहीं दिख रहा है क्योंकि आपने उतना फोर्स अप्लाई किया नहीं है. तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में अगर आएगा कि न्यूटन्स लॉ जब आप लगाएंगे सिस्टम पे कि फोर्स लगाने के बाद भी ये मोशन में नहीं आया, इसका मतलब है कि इस पर एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शंस में अप्लाई हो रहा होगा, और वो फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, तो ये टेबल अप्लाई कर रहा है. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है टेबल, कब, जब इस बॉक्स को आप इधर की ओर खींचते हैं मिनिमम फोर्सेस से, उस केसेस में क्या होता है कि एक अपोजिट डायरेक्शंस में टेबल फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है. और वो इस वजह से अप्लाई करता है कि वो अपोज करता है टेंडेंसी ऑफ मोशंस, जो इसके मोशन की संभावना थी इधर की ओर, इस टेंडेंसी को वो क्या कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रहा है. तो कहीं ना कहीं अगर फ्रिक्शन फोर्स को आप डिफाइन करना चाहेंगे तो फ्रिक्शन, ठीक है, आप लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शन फोर्स ये क्या करता है, तो इट अपोजेज द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है, रिलेटिव मोशन बिटवीन, यहाँ पे जो इस केस में लिख सकते हो बिटवीन बॉक्स एंड यहाँ पे टेबल, या बिटवीन टू सरफेसेस भी आप लिख सकते हो, जब आपका बॉक्स टेबल नहीं हो के ग्राउंड और कुछ और ऑब्जेक्ट होगा. तो यहाँ तो आपने एक केस देखा कि जब आपने फोर्स जो अप्लाई किया है, ये फोर्स की वैल्यू क्या है, इट इज़ लेस देन द थ्रेशोल्ड, ठीक है, इस थ्रेशोल्ड के फोर्स से कम है. ये थ्रेशोल्ड में आपको रियल लाइफ ऑब्जर्वेशंस को याद दिलाना चाहूँगा. जब आपने कभी किसी बक्से को या किसी अलमीरे को जब आपने धक्का दिया होगा तो जैसा आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके क्षमता का एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड जब तक ले रीच नहीं करता तब तक ले वो अलमीरा, वो बॉक्स मूव नहीं किया होगा. तो ये कहने का मतलब था कि यहाँ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन से, मोशन एक्चुअली में हुआ नहीं, लेकिन इस फोर्स की वजह से इस बॉक्स की टेंडेंसी थी टुवार्ड्स द राइट मूवमेंट की, और उसको अपोज करने के लिए जो है सो फ्रिक्शन फोर्स जो लगा उसको आपने देखा. तो इस तरह के फ्रिक्शन फोर्स को फिजिक्स में एक नाम दे रखा गया है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है. आपने देखा कि ये जो फोर्स F की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ F की वैल्यू इज इक्वल टू F, मतलब अप्लाइडेड फोर्स. क्या है ये, अप्लाइडेड फोर्स,
फोर्स हो गई। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है ये अप्लाइडेड फोर्स के बराबर हो गई। जैसे जैसे आप फोर्स को इंक्रीज करते जाओगे, ठीक है, टिल यू हैवंट रीच द थ्रेशोल्ड। अगर मान लो कि थ्रेशोल्ड फोर्स ये है, इससे ऊपर अगर आपने फोर्स लगा दिया तो आप समझो कि मोशन स्टार्ट हो गया। तो आप थ्रेशोल्ड से नीचे हो और फोर्स को बढ़ाते जा रहे हो, तो हो क्या रहा है कि बॉक्स तो मूवमेंट कर नहीं रहा क्योंकि आपने थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं किया। लेकिन फिर भी जब आप फोर्स को बढ़ाते जा रहे हो तो वो आपका बॉक्स मोशन में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो फ्रिक्शन फोर्स टेबल अप्लाई कर रहा है वो आपके अप्लाइडेड फोर्स के हिसाब से एडजस्ट होता जा रहा है। और जैसे ही थ्रेशोल्ड तक आप पहुँचेंगे उसके बाद अचानक से क्या होगा, मोशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन से मैं बस उसको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ आपके पास जो है, नथिंग न्यू, नो फिजिक्स है, सिंपल रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन है। तो आप देखेंगे क्या चीज़ कि जैसे ही आप थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेंगे, मतलब जब फोर्स की जो वैल्यू है अप्लाइडेड फोर्स, ये जो फोर्स है ये क्या है, अप्लाइडेड फोर्स जो है, अप्लाइडेड फोर्स की वैल्यू जो है जब थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, आपका मोशन स्टार्ट हो जाएगा। मोशन क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। ये मोशन किस तरह का होगा, तो रिलेटिव मोशंस बिटवीन द बॉक्स एंड द टेबल, जो उनके जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके बीच एक रिलेटिव मोशंस स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या उस समय फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा, नो, उस समय भी आपका एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। और वो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर की ओर होगा, अपोजिट ही होगा। वो भी फ्रिक्शन फोर्स जो है सो उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। मतलब कह सकते हैं कि आपका अगर आप, ये तो टेंडेंसी था, और ये जो आपका है यहाँ पे क्या कह सकते हैं इसको कि फ्रिक्शन, क्या चीज़ कि फ्रिक्शन के बारे में अगर आप दूसरा स्टेटमेंट लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे कि इट अपोजेज द रिलेटिव मोशन, ठीक है, बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है, तो कहने का मतलब फ्रिक्शन फोर्स, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, मतलब जब बॉडी मोशन में आ गई, इस बॉडी ने इधर की ओर मोशन स्टार्ट कर दिया, उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लगा मोशन के दौरान, ड्यूरिंग द मूवमेंट के दौरान जब फ्रिक्शन फोर्स जो टेबल ने अप्लाई किया, उस फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग जानते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से। ठीक है, दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से। समथिंग काइनेटिक को लेकर के आप समझ जाएं कि कुछ मोशन से रिलेटेड है, और काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब कि जब बॉडी मोशन में होगी तब जो दो सरफेस के बीच कांटेक्ट जो सरफेस होगा उनके बीच जो फ्रिक्शंस लगेगा वो क्या होगा, तो वो काइनेटिक फ्रिक्शंस कहलाएगा। तो ये मैंने रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन से आपको फ्रिक्शन समझाने की कोशिश की। अब एक चीज़ और आप जानते हैं कि फोर्सेस का एक नेचर है न्यूटन्स थर्ड लॉज के हिसाब से कि फोर्सेस आप एक सिंगल पेयर में प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। अगर सपोज करिए कि जैसे आपने क्या किया, आपने कोशिश की, ये इधर आपने इसको क्या कोशिश की, इसको इस साइड फोर्स लगाया, तो इस साइड फोर्स लगाया तो क्या हुआ, टेबल ने जो है सो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाया इस साइड, जो क्या था, फ्रिक्शन फोर्स था, फ्रिक्शन फोर्स ऑन बॉक्स ड्यू टू टेबल। तो एक पेयर तो आपने देख लिया फोर्स जो प्रोड्यूस हुआ, जो दूसरा पेयर होगा फोर्स का वो क्या लगाएगा, ये बॉक्स भी इस टेबल पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। तो टेबल पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। दिस क्या चीज़, ये क्या है, तो डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन टेबल बाय बॉक्स। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन टेबल बाय बॉक्स। ठीक है, क्योंकि फोर्सेस सिंगल पेयर में तो प्रोड्यूस होना नहीं है, फोर्सेस को प्रोड्यूस होने के लिए क्या मैकेनिज्म है कि वो डुअल पेयर में प्रोड्यूस होगा। अगर एक साइड फोर्स प्रोड्यूस हुआ तो उसका एक्शन अगर प्रोड्यूस हुआ तो उसका रिएक्शन भी लगेगा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे ही सही, लेकिन लगा तो इससे आपने बेसिक चीज़ समझा फ्रिक्शंस को लेकर के। ठीक है, अब देखिए ये जो घटना घटी, ये थ्रेशोल्ड, ये जो आपने देखा कि ये थ्रेशोल्ड का केस जो देखा,
कि एक थ्रेशोल्ड वैल्यू आएगी, उसके बाद मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको मन में ये मतलब इंट्यूशंस उठता होगा कि आखिर वो थ्रेशोल्ड एक्चुअली में क्यों पिक्चर में आया, कौन इस चीज़ का हिसाब रख रहा है कि क्या थ्रेशोल्ड होगा, क्यों नहीं मोशन कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग मॉलिकुलर लेवल पे जब चीज़ों को सोचेंगे तो समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ हो क्या रहा है, दो सरफेसेज हैं। एक तो क्या है, बॉक्स का सरफेस है। अगर आप देखिए ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट करिए तो दिस इज द सरफेस ऑफ बॉक्स, ठीक है। और अगर आप दूसरा एक कलर ले लीजिए और ये जो है टेबल का सरफेस है, ठीक है। दो सरफेसेस है, एक है आपका ये है, ये सरफेस किसका है, बॉक्स का सरफेस है, और ये सरफेस किसका है, तो टेबल का सरफेस है। और हो क्या रहा है, तो इसी के बीच रिलेटिव मोशंस हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस दोनों सरफेसेस के एटॉमिक लेवल पे ही कोई घटना घट रही होगी जिसकी वजह से इतना प्रोसेस हो रहा है, इतना फोर्स जनरेट हो रहा है, थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना पड़ रहा है मोशंस के लिए। तो उसको हम लोग समझते हैं थोड़ा मॉलिकुलर लेवल पे जो है सो। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली क्या बता रहा है कि ये बता रहा है कि आपका कोई भी जो सरफेस है जब आप उसको एटॉमिक लेवल पे ऑब्जर्व करेंगे, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, चाहे वो कितना भी प्लेन क्यों ना हो, लाइक आप आइडियलिस्टिकली अगर आप सोचें तो कोई प्लेन सरफेस जो है वो आपको एक पॉलिश्ड स्टील का प्लेट, अगर पॉलिश्ड स्टील का प्लेट भी ले लेंगे तो वो भी मॉलिकुलर लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो रियल अगर आप ओपन आइज से देखते हैं तो वो एकदम समतल दिखता, लेकिन अगर आप देख रहे हैं मतलब मॉलिकुलर लेवल पे माइक्रोस्कोप लगा करके देख रहे हैं तो उसका सरफेस कुछ इस तरह मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे अप्स एंड डाउन जो है रफनेस आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। मॉलिकुलर लेवल पे आप रफनेस, एटॉमिक लेवल पे रफनेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है, जब इस पर एक दूसरा सरफेस आप डालेंगे, सपोज करिए कि ये सरफेस आपका टेबल का सरफेस, क्योंकि हमने प्रीवियस एग्जांपल में टेबल के ही केस को कंसीडर किया है, तो ये हो गया टेबल का सरफेस। अब इसके ऊपर आप बॉक्स को ला दो तो क्या होगा, देखो यहाँ ये क्या है, ये आपका हो गया टेबल का सरफेस, ठीक है। इसके ऊपर आपने बॉक्स डाला हुआ और इसी बॉक्स को ना आप रस्सी लेकर के खींच रहे हो, एफ फोर्स लगा रहे हो। अब देखो क्या हो रहा है कि यहाँ जो ये पॉइंट देख रहे हो, ये जो पॉइंट है वो क्या है, ये जो जिगजैग पॉइंट आप देख रहे हो, ये जैग्ड पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है, तो जैग्ड पॉइंट फ्रॉम वन सरफेस penetrates those of the other surfaces and this causes the surface to resist sliding। वो क्या रहा है कि ये जो जैग्ड पॉइंट है और इसका जो जैग पॉइंट है ये आपस में क्या हो जा रहा है, इंटरलॉक्ड हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं, इंटरलॉकिंग हो जा रही है। और यही इंटरलॉकिंग की वजह से जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो इस इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जिसको मैं थ्रेशोल्ड फोर्स कह रहा था। तो इसी फोर्स को जब आपका फोर्स नहीं तोड़ पाता है तो वो क्या करता है, एक्चुअली जैसे ही फोर्स टूटेगा तो स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा, सरफेस स्लाइड करने लगेगा। लेकिन ये फोर्स टूटेगा कब, जब आप थ्रेशोल्ड फोर्स को क्रॉस करोगे। सो व्हेन द टू बॉडीज आर केप्ट वन ओवर द अदर, एक चीज़ और समझ लीजिए कि ऐसे जब आपने टेबल पे बॉक्स को रखा, ये टेबल है और इस पर आपने सपोज करिए बॉक्स को रखा, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो आपका बॉक्स है, आपका जो ये बॉक्स है, ठीक है, और बॉक्स और ये टेबल का जो ये इतना एरिया जो है यही कॉन्टैक्ट एरिया है। आपके नज़र में तो यही है कि दिस इज़ द कॉन्टैक्ट एरिया। इतना एरिया जो है वो कॉन्टैक्ट, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में है। लेकिन एटॉमिक लेवल पे क्या होता है कि व्हेन टू बॉडीज आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, तो उस केसेस में क्या होता है कि contact one over the other, area of the contact is much smaller than the total surface area of the bodies। हुआ क्या चीज़ कि ये जो contact area आपको दिख रहा है अभी, एक्चुअली में इतना contact area है ही नहीं जो है सो इस surface के साथ contact में। कितना है यहाँ देखिए ना, ये है contact में, यहाँ पे कांटेक्ट में है, यहाँ कांटेक्ट में है, यहाँ कांटेक्ट में है और यहाँ कांटेक्ट में। एक्चुअली में आपको लगा कि आपने टेबल पे एक ऑब्जेक्ट को रख दिया तो सारा इस ऑब्जेक्ट का जो बेस है वो पूरा का पूरा टेबल के कांटेक्ट में है। आप नेकेड आई से तो आपको यही लग रहा है, लेकिन जब एटॉमिक लेवल पे आप चीज़ों को देख रहे हैं तो दोनों का सरफेस रफ है और जो जैग्ड पॉइंट है वही आपस में जो है सो आप देख रहे हैं कि टच कर रहा है। यहाँ देखिए ये पॉइंट से यही आपस में टच कर रहा है। तो इनका यही कहना है, यही ऑब्जर्वेशन है कि जब दो बॉडीज़ को आप एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखते हैं तो जो कांटेक्ट एरिया होता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट इज मच स्मॉलर देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉडीज। ये बात समझ जाइए। तो अकॉर्डिंगली क्या होगा कि कांटेक्ट एरिया कम होगा तो इस सब पॉइंट पे क्या होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। इसको समझिए आप,
प्रेशर क्या होगा, प्रेशर आपका यहाँ पे बहुत हाई होगा। क्या होगा, प्रेशर यहाँ पे हाई होगा। क्यों हाई होगा, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत कम हो गया तो प्रेशर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया इस पॉइंट पे। यही वो पॉइंट्स है जो बॉडी का सारा भार जो है सो इसी पे आकर के अटका हुआ है। तो ये भी चीज़ आपने समझ लिया कि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अब क्या होता है कि जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस और भी बहुत कम हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द टू बॉडीज़ बिकम वेरी स्मॉल एट दीज एक्चुअल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसके जो एटॉमिक लेवल पे दोनों का, जैसे बॉक्स अगर आप इमेजिन करें पिछले एग्जांपल से, तो जो बॉक्स का एटम्स है, जो टेबल का एटम्स है, वो काफ़ी नज़दीक आ जाएंगे जो है सो, ठीक है। एंड द मॉलिकुलर फोर्स स्टार्ट ऑपरेटिंग अक्रॉस द सरफेस। और क्या होगा कि सरफेस के अक्रॉस में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से क्या होगा, मॉलिकुलर फोर्स जो है सो स्टार्ट एक्टिंग ऑन द across the surface and molecular bonds are formed at these contact points। तो क्या हो रहा है कि इन contact point पे क्या हो जा रहा है कि molecular bond जो है वो फॉर्म हो जाता है हाई प्रेशर की वजह से। अब होता क्या है कि when one of the two bound bodies are pulled over the other, जब आप एक बॉडी पे सपोज करिए इस पे फोर्स लगा के इसको खींच रहे हैं तो क्या हो रहा है कि these bonds are broken। ये जो बाउंड यहाँ आप देख रहे हैं, ये बाउंड क्या होते हैं, ये टूटते हैं। दीज बाउंड्स आर ब्रोकन। समझिए इस चीज़ को, ये बाउंड क्या हुआ, टूटा। एंड दीज बाउंड्स आर ब्रोकन, द मटेरियल अंडर द बाउंड्स डिफॉर्म्ड एंड न्यू बाउंड्स आर फॉर्म्ड। क्योंकि जब ये टकराएगा फिर आगे जाएगा, आगे के पॉइंट पर टच करेगा तो क्या होगा कि बाउंड टूटेंगे और नया बाउंड बनेंगे। तो अब होगा क्या चीज़ कि आप एक चीज़ समझ गए कि इस जो ऑलरेडी बाउंड, जब आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि ये जो जैक्ड पॉइंट है यहाँ पे आकर के मॉलिकुलर फोर्स ने अपना जगह बना लिया है। तो जब आप पुल करेंगे तो मॉलिकुलर फोर्स को तोड़ने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो फोर्स टूटेगा और तभी सरफेस के बीच में स्लाइडिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो वो जो मिनिमम फोर्स होगा उसी को हम लोग जो है सो पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन में, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है, जो हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में। लेकिन आप समझ गए रियल लाइफ में जो आपको ऑब्जर्वेशंस था कि आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने के बाद ही वो जो मूवमेंट स्टार्ट होता है एटॉमिक लेवल पे, आप इसको समझ गए हैं। इसी फोटो को, इसी पिक्चर को जब आप एटॉमिक लेवल पर देखेंगे तो ये आप देख रहे हैं, ये जो एटम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम है यहाँ देख रहे हैं, इसका लैटिस है, लैटिस स्ट्रक्चर समझ सकते हैं आप। ये लैटिस है तो ये समझ करिए बॉक्स का जो लैटिस स्ट्रक्चर है एटॉमिक लेवल पे, और ये जो है सो आपका टेबल का जो है स्ट्रक्चर है। और कैसे जो यहाँ पे एटम्स के बीच में जो गैप है उसमें इसका जो है सो पॉइंट जो है उसके साथ मतलब अंदर बाउंड बना करके, एकदम स्ट्रॉन्ग बाउंड बना करके चिपका हुआ है। तो ये भी इस पिक्चर से आप एक रफ़ आइडिया, एक रफ़ व्यू ले सकते हैं कि कैसे आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मतलब उसका नेचर क्यों ऐसा है और इसका बिहेवियर क्यों ऐसा है, इससे आप ले सकते हैं। चलिए अब बैक चलते हैं हम लोग। अब चलते हैं इस बात पे कि फ्रिक्शन एज ए कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट होता है, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लें कि जब आपका व्हेन टू बॉडीज आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एक्ट बिटवीन देम बिटवीन चार्ज पार्टिकल। आपने देखा ही कि जब यहाँ पे दो बॉडीज़ कॉन्टैक्ट में थे, ठीक है, तो कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो है सो स्टार्ट एक्टिंग बिटवीन द चार्ज पार्टिकल स्टार्ट हो गया था। तो व्हेन टू बॉडीज आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट बिटवीन द चार्ज पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ द बॉडी एंड एज ए रिजल्ट ईच बॉडी एक्सर्ट ए कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन अदर्स। तो आप खुद ही देख रहे हैं कि आपका जो यहाँ पे क्या हुआ कि जब मॉलिकुलर बाउंड बना तो एक्चुअली में क्या हुआ कि आपका मॉलिकुलर फोर्सेस जो है, मॉलिकुलर बाउंड्स आर फॉर्म्ड, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस पिक्चर में आया इन सभी सरफेस पे। तो सब जगह क्या होगा कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स जो होगा वो प्रोड्यूस होगा, मतलब इसकी वजह से। तो ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है आपका, यहाँ कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द टू बॉडीज आर इक्वल बट देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट। ये समझ जाइए, ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, जैसे देखिए इस पिक्चर में देखिए आप, यहाँ अगर देखिएगा तो कॉन्टैक्ट फोर्स अगर सपोज करिए ये जो बॉडी है, आप ये जो सरफेस देख रहे हैं, ठीक है, दिस सरफेस, ये जो सरफेस है, इसकी वजह से इस बॉडी पे जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है। तो ये जो सरफेस है वो इधर जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। सो अगर आप मान लीजिए कि ये सरफेस ए है
और ये सरफेस बी है, तो दिस इज़ द कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, दिस इज़ द कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन ए ड्यू टू द सरफेस बी, और ये क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये क्या होगा कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन बी ड्यू टू द सरफेस ए, ठीक है। तो ये सब जगह कॉन्टैक्ट फोर्स प्रोड्यूस होगा, तो हम एक एवरेज जो कॉन्टैक्ट फोर्स है जो उस सरफेस के अक्रॉस वर्कआउट होता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ यही चीज़ है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टू बॉडीज आर इक्वल बट देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट, ठीक है, लेकिन उनका डायरेक्शंस क्या होगा, अपोजिट होगा। अब देखिए क्या होगा कि द डायरेक्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पर्टिकुलर बॉडी इज नॉट नेसेसरली परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। तो ये एक नॉर्मल कन्फ्यूज़न हो जाता है, हमने पहले एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पढ़ा है, लेकिन एक चीज़ समझ जाइए कि ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो ज़रूरी नहीं है कि सरफेस के नॉर्मल ही हो। जैसे आप एक चीज़ यहाँ देखेंगे क्या चीज़ कि ये पॉइंट है, तो ये ज़रूरी नहीं कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर हो, कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो इसका ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कोई मतलब इसेंशियल नहीं है दैट कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर परपेंडिकुलर वाली। तो होता क्या है कि जब कॉन्टैक्ट फोर्सेस आपका एक पर्टिकुलर एंगल पे लगता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स का एक्ट किया, तो इस कॉन्टैक्ट फोर्स का दो कंपोनेंट है, एक सरफेस के अलोंग और एक सरफेस के परपेंडिकुलर। तो जो कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर है उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पहले प्रॉब्लम भी सॉल्व कर चुके हैं और कंसेप्ट भी न्यूटन्स लॉज में हम लोगों ने पढ़ रखा है, लॉज ऑफ मोशंस में। और ये जो पैरेलल कंपोनेंट है कॉन्टैक्ट फोर्स का, हम इसी को कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, याद रखिए, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। तो ये जो पैरेलल कंपोनेंट है, मतलब जो आपका कॉन्टैक्ट है, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जैसे देखिए क्या हो रहा है कि ये दो सरफेस, ये ब्लॉक है, दिस इज़ अ ब्लॉक, ठीक है, और ये ब्लॉक जो है ये एक सरफेस पे रखा हुआ। तो इस सरफेस की वजह से इस ब्लॉक पे जो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या हो गया, इधर की ओर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स, क्या चीज़, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स, ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसका एक कंपोनेंट हो गया जो एन से नॉमिनेट हुआ है, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट जो हो गया ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। तो ये फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली में क्या है, फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक ड्यू टू द ग्राउंड। ये सरफेस जो था वो क्या था, ग्राउंड था, ठीक है, ग्राउंड था। तो ये जो एफ है वो क्या है, तो फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक ड्यू टू ग्राउंड की वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो ये हुआ। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि ग्राउंड की वजह से जो कंपोनेंट, मतलब जो आपको कॉन्टैक्ट फोर्स लगा, उस कॉन्टैक्ट फोर्स का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट हुआ वो फ्रिक्शन कहलाया, और जो नॉर्मल कंपोनेंट हुआ वो नॉर्मल फोर्स कहलाया, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि फ्रिक्शन इज ए कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स। और कौन सा कंपोनेंट है, इट इज़ एन हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स। क्यों, क्योंकि वो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के अलोंग एक्ट करता है, अपोजिट डायरेक्शंस में, जिस डायरेक्शंस में रिलेटिव मोशंस हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट करता है, या जिस डायरेक्शंस में रिलेटिव मोशंस की टेंडेंसी है उसके अपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट करता है। इसलिए फ्रिक्शन इज द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। चलिए, तो यहाँ था कि फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेज द रिलेटिव मोशंस ऑफ द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। हमने जान लिया इस चीज़ को कि केवल वो रिलेटिव मोशन ऑफ द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट को वो अपोज करता है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को या फिर एक्चुअल रिलेटिव मोशन हो, दोनों केसेस में फ्रिक्शन लगता है। जब टेंडेंसी होगी, मतलब मोशन नहीं हो रही है, उस समय अपोज करेगा, ठीक है, विथ ए फोर्स विच इज इक्वल टू द अप्लाइडेड फोर्स। और वो कब तक चलेगा, जब तक कि आप एक थ्रेशोल्ड फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन अराइजेज व्हेन द सरफेस ऑफ वन बॉडी मूव्स और ट्राइज टू मूव्स अलोंग द सरफेस ऑफ सेकेंड बॉडी। सिंपल डिफिनेशंस हमने ऑब्जर्वेशंस में ही पढ़ लिया। उसके बाद है कि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर एट द मॉलिक्यूलर लेवल, मैंने पढ़ा इसके बारे में, एंड इज जनरली कॉम्प्लिकेटेड टू बी एनालाइज्ड फ्रॉम द बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब अगर आप चाहेंगे कि मॉलिक्यूलर लेवल पे जो सारा फोर्सेस है, जो फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ से चल करके और रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन तक पहुँचे कि ऐसा क्यों रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन हो रहा है, या फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन में जो आप फ्रिक्शन को लेकर के चीज़ें देखते हैं
और उसको मॉलिकुलर लेवल पे कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे तो वो अभी भी बहुत कॉम्प्लेक्स है और वो आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ जो हमारा इंटरेस्ट है ना वो क्या है, डायनेमिक्स ऑफ द पार्टिकल्स में है। जो पार्टिकल का जो डायनेमिक्स है उसमें हमारा इंटरेस्ट है। तो डायनेमिक्स में होता क्या है, इट इज़ सब्जेक्ट अप्लाइडेड फोर्स लगता है और उसके वजह से जो मोशंस का जो एट्रीब्यूट चेंज होता है उसमें हमारा इंटरेस्ट है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वी ट्रीट द फ्रिक्शन फोर्सेस फेनोमेनोलॉजिकली बाय डिस्क्राइबिंग देम विद द अप्रॉक्सीमेट एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, और ये जो माइक्रोस्कोपिक ओरिजिन्स है उसको हम लोग इग्नोर करके अभी अपने आगे के स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अब देखिए, आपने पढ़ा कि फ्रिक्शन इज़ अ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स। तो यहाँ एक सवाल है, बड़ा खूबसूरत सा है, देखिए ज़रा से इसको। ए बॉडी ऑफ मास 400 ग्राम स्लाइड्स ऑन ए रफ हॉरिजेंटल सरफेस। ठीक है, मतलब ये आपके पास क्या है, तो एक रफ हॉरिजेंटल सरफेस है, आप इसको ले लीजिए, दिस इज़ अ रफ हॉरिजेंटल सरफेस। और यहाँ पे क्या है, तो एक 400 ग्राम का बॉडी है, दिस इज़ ए 400 ग्राम, आप इसको 0.4 kg भी लिख सकते हैं। और ये क्या करता है, स्लाइड्स ऑन ए रफ सरफेस। इफ़ द फ्रिक्शन फोर्स इज़ 3 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स मतलब क्या, कि देखिए इस फ्रिक्शन फोर्स के कहने का इसका मतलब ये रहा कि इस पे, इस सरफेस के द्वारा, ग्राउंड के द्वारा एक कॉन्टैक्ट फोर्स काम किया होगा इस पे, इस डायरेक्शन में, दिस इज़ द कॉन्टैक्ट फोर्स, हमने इसको लिखा Fc। ठीक है, और इस कॉन्टैक्ट फोर्स का 2 कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट फोर्स क्या होगा, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, और इसी कॉन्टैक्ट फोर्स का एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, ये हो गया मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स Fr। क्या हो गया, ये फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। अब आपको सवाल में क्या कर रहा है, इफ़ द फ्रिक्शन फोर्स इज़ 3 न्यूटन, मतलब ये जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, ये इसका जब आप प्रोजेक्शन लोगे ना इधर, तो ये 3 न्यूटन आपको यहाँ पे इसने दे रखा है। द एंगल मेड बाय द कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ द बॉडी विद द वर्टिकल। तो वर्टिकल के साथ क्या एंगल बना रहा है, ये आपसे ये पूछा जा रहा है। द एंगल मेड बाय द कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द बॉडी विद द वर्टिकल। तो देखिए जो नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है, और चूंकि ये जो बॉडी है वो, ये जो आपका 400 ग्राम का बॉडी है वो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो कहीं ना कहीं इस नॉर्मल फोर्स को बैलेंस करने के लिए जो वेट फोर्स नीचे की ओर काम कर रहा होगा वो क्या होगा, mg होगा। तो 400 ग्राम को आपने kg में कन्वर्ट कर लिया, ये हो गया 0.4 इंटू यहाँ पे 10, तो ये आ गया आपको 4 न्यूटन का फोर्स यहाँ। तो कहीं ना कहीं आप लिख सकते हो कि n इज़ इक्वल टू mg। क्यों, क्योंकि आपका जो बॉडी है, बॉडी इज़ इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम, वर्टिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, वर्टिकली कोई मोशन नहीं है, वर्टिकल फोर्स काउंटर बैलेंस है, इसलिए n इज इक्वल टू ये mg लिखा। तो m कितनी वैल्यू आ गई, mg की वैल्यू आ गई थी 4, तो इसका मतलब इसका वैल्यू आपको 4 आ गया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, कि आपसे पूछ रहा है कि एंगल मेड बाय द कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, ऑन द बॉडी विद द वर्टिकल। तो ये जो एंगल होगा एक्चुअली में क्या होगा, दिस इज वर्टिकल के साथ ये थीटा एंगल बनाएगा। तो देखो ये प्रोजेक्शन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आप ऐसे प्रोजेक्शन करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रोजेक्शन यहाँ पे 4 हो ही गया। तो ये जब एंगल निकालोगे तो क्या लिखोगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या चीज़, लंब बट्टा आधार, मतलब 3/4। तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 3/4 आ गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, तो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू 4 आ गया और फ्रिक्शन फोर्स 3 न्यूटन दिया हुआ है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स Fc इज इक्वल टू, दोनों को परपेंडिकुलर कंपोनेंट को जोड़ दो, तो ये हो गया n पे स्क्वायर और जोड़ यहाँ पे क्या चीज़, फ्रिक्शन फोर्स Fr पे स्क्वायर। तो ये हो गया n का वैल्यू कितना है, आपने निकाला यहाँ से, ये 4 न्यूटन है, तो यहाँ पे 4 पे स्क्वायर कर दिया और जो यहाँ पे 3 पे स्क्वायर कर दिया। तो ये कितना हो गया, 16 हो गया, 16 प्लस 9 25 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स जो ग्राउंड लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट वो 5 न्यूटन के बराबर हो गया। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था ये समझाने के लिए और ये याद रखने के लिए कि फ्रिक्शन फोर्स इज़ द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाइडेड बाय वन सरफेस टू द अदर, ठीक है, विच आर इन कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अब देखिए, आपको जनरली ऐसा लगता है कि फ्रिक्शन, एक मिसकंसेप्शन है दैट फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन।
ठीक है। ऐसा मिसकंसेप्शन लोगों को है कि फ्रिक्शन अपोजेज द मोशन, अपोजेज द मोशन। लोग ऐसा सोचते हैं, ये मिसकंसेप्शन है। दिस इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन। क्या है ये है आपका मिसकंसेप्शन, मिसकंसेप्शन। फ्रिक्शन नेवर अपोजेज द मोशन, फ्रिक्शन अपोजेज द रिलेटिव मोशन। समझिए इसको, फ्रिक्शन नेवर अपोजेज द मोशन, फ्रिक्शन अपोजेज द रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन अपोजेज द रिलेटिव मोशन। और ये जो रिलेटिव मोशन आ गया, इसको समझिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वाई फ्रिक्शन अपोजेज द रिलेटिव मोशन। तो सबसे पहले इस एग्जाम्पल को देखिए, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या आप ज़मीन पे चल पाते? कैन यू एवर वॉक ऑन द ग्राउंड इफ देयर वेयर नो फ्रिक्शंस? आई थिंक यू कैन नॉट। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ इस स्लाइड में देख सकते हैं कि अगर आदमी को चलना होता है तो आदमी करता है क्या है, अपने पाँव से वो फर्श को, मतलब ग्राउंड को वो पुश करता है। और देखिए इसका पाँव इसको किधर की ओर पुश कर रहा है, इधर की ओर पुश कर रहा है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग अब चलने या दौड़ने के लिए फर्श पे पाँव से फर्श को पुश करता है। और आप देख रहे हैं ओरिएंटेशन ऑफ जो आप फोर्स लगा रहे हैं सरफेस पे उसको, तो इसके बदले में ये सरफेस आपको इस डायरेक्शन में पुश करती है, न्यूटन्स लॉ, ठीक है। अब देखिए इसके बदले में ये सरफेस ने आपको इस डायरेक्शन में पुश किया। अब ये जो आपको पुश किया सरफेस ने, उसका दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट हो गया हॉरिजेंटल और एक कंपोनेंट हो गया वर्टिकल। अगर आपने मतलब जो आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है वो थोड़ा बहुत आपको उछलने में मदद कर सकता है, ठीक है, एक जगह पे, लेकिन ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट ही है जिसके वजह से ये बंदा आगे की ओर मूव कर पाता है। दिस इज़ द हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वो एक्चुअली में क्या है, दिस इज़ द फ्रिक्शन, ठीक है। और अगर इस सरफेस ने, इस ग्राउंड सरफेस ने आपको ये हॉरिजेंटल रिएक्शन फोर्स नहीं दिया रहता तो आप इस सरफेस पे चल नहीं पाते। मतलब कि अगर सपोज़ करिए आप आइस पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई होप कि आप उस पर गिर जाएंगे। क्योंकि होगा क्या चीज़ कि जब आप उसको इस एंगल पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे, और आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपने वेट के दम पे ही उसको अप्लाई करते हैं, तो जब आप अप्लाई करेंगे लेकिन वो आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस एंगल पे दे नहीं पाएगा और आप स्लिप करके नीचे गिर जाएंगे। It is just because of the friction of the ground surface that you are going to walk, you are going to run on the surface. So in mechanics, mechanical design, friction is usually regarded as a problem, but in fact, life without friction would be hopeless. क्यों? क्योंकि न तो आप चल पाते, और ये जो आपका कार है, आपने देखा होगा कि जब आपका कार सड़क पे चलता है, ठीक है, when a car moves on द रोड, तो एक्चुअली में होता क्या है उसको भी समझ लीजिए। सपोज करिए कि ये कार है, ठीक है, दिस कार, और ये जो कार है आपका, जब ये सड़क पे चलता है तो उसका जो टायर है, जब किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे वो टायर का वो जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, रेस्ट में होता है, और उसके रिस्पेक्ट में ये सारा पॉइंट जो होता है वो ट्रैवल करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन फोर्स, अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे जहाँ पे टायर अभी कांटेक्ट में है, अगर यहाँ सफिशिएंट फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा तो क्या होगा, टायर स्किड करेगा। जो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि टायर कई बार स्किड कर जाता है, आप स्लिप होकर के गिर जाते हैं, तो वो फ्रिक्शन ही फोर्स है जिसकी वजह से आपका टायर रोटेट करता है और आप चल पाते हैं, मतलब गाड़ी में चल पाते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स के बारे में ये मिसकंसेप्शन बनाना छोड़ दीजिए कि इट अपोजेज द मोशन, इट अपोजेज द रिलेटिव मोशन। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, आप ऐसा देखिए कि यहाँ पे ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, और इस ग्राउंड सरफेस पे हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ये ब्लॉक ए हो गया, और इस पर एक छोटा ब्लॉक हमने यहाँ पे बी रख दिया, ठीक है। अब देखिए मैंने इस ए वाले ब्लॉक को फोर्स एफ से मूव करवाया इधर की ओर। अब क्या होगा कि ये भी ब्लॉक जो है इस ए ब्लॉक के साथ जो है क्या करेगा, मोशन, मूवमेंट करेगा। तो अब एक चीज़ बताइए कि क्या बी ब्लॉक पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा था? नहीं कर रहा था। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये जो बी और ए के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स आपका लगेगा, ये इस डायरेक्शंस में ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा एफ आर, जो फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये वही फोर्स है जिसकी वजह से बी भी ए के साथ चिपक करके चलेगा।
तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन फोर्स ने तो मदद की इस बी के मोशंस के लिए। आपने देखा होगा बस या गाड़ी में जब आप कोई अटैची या फिर कोई बैग रख देते हैं और जब कार मोशन में आता है या बस मोशन में आता है तो बैग आपका जहाँ है वहीं रहता है। और ये इस वजह से रहता है क्योंकि जो सरफेस का जो फ्रिक्शन फोर्स है वही एक फोर्स है जो उसको मोशन में, बस तो जा रही है उसका एक अलग, उसके पीछे अलग फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो आपका बैग को जो मोशन में बस के साथ रखे हुए है उसके पीछे एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है और वो फ्रिक्शन फोर्स है। तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन फोर्स ही तो मोशन दे रहा है, मोशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये कंसेप्शन गलत है कि फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन। फ्रिक्शन जो है सो क्या करता है, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन या इट अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, ये चीज़ को समझिए जो है सो। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। ये छोटा सा ही मतलब केस है, आपने बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट पढ़ा। अब जरा इसको देखिए, आपका एक बॉडी है एंड इट इज़ रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, और नो फोर्सेस इज अप्लाइड। तो अब बताइए अब फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा। अभी कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया गया है, आपका बॉडी है तो इसे अगर देखिएगा तो क्या होगा, इस पे इसका जो ग्रेविटी की वजह से जो इस पर वेट लग रहा होगा वो क्या होगा, mg नीचे की ओर होगा। अब इस mg की वजह से ये इस टेबल को क्या कर रहा होगा, पुश कर रहा होगा, तो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n ऊपर की ओर लग रहा होगा। और अगर वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात करें, मतलब टेबल पे ही, मतलब ये बॉक्स जो है टेबल पर पड़ा हुआ है, आप लिख सकते हो कि n = mg, और तो कोई फोर्स पिक्चर में है नहीं। अब आपसे पूछूं कि इस पर फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा है, तो आप क्या जवाब देंगे। तो आप समझिए इस चीज़ को कि अभी इस मोमेंट पे न तो इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन है न इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन फोर्स कब पिक्चर में आता है वो आपको डिफिनेशन से ही जाहिर है, जब टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होगा। और टेंडेंसी कब होगा, जब एक्चुअली में कोई फोर्स एक्ट करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं इस केसेस में आप मोशन का कोई टेंडेंसी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। जब आप इस पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, सपोज करिए कि आपने F फोर्स अप्लाई कर दिया, अब वो फोर्स थ्रेशोल्ड से कम है या ज़्यादा है, इट इज़ इमैटेरियल, तब फ्रिक्शन आपका अपोजिट डायरेक्शंस में पिक्चर में आया, ठीक है, Fr। लेकिन अगर कोई फोर्स आपने अप्लाई नहीं किया है, उस केसेस में इफ़ नो फोर्सेस, इफ़ अप्लाइडेड फोर्स, ठीक है, अप्लाइडेड फोर्स ऑन द body, if applied force on the body is 0, then there will be no friction, ठीक है, नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कब होगा, फ्रिक्शन तभी होगा जब या तो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होगी, क्या होगी, रिलेटिव मोशन जो है उसकी क्या होनी चाहिए, एक्चुअली में होना चाहिए, और नहीं तो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होनी चाहिए। जब आपने फोर्स ही अप्लाई नहीं किया तो रिलेटिव मोशन कहाँ से होगा और टेंडेंसी कहाँ से होगी। यानी तो इसको एज मॉलिक्यूलर लेवल पे भी समझ सकते हैं कि सपोज करिए कि ये जो हो गया जैग, ये हो गया आपका ग्राउंड का सरफेस, ये ग्राउंड का सरफेस हो गया, और आपका जो ब्लॉक है उसका सरफेस कुछ ऐसा हो गया। तो जब आप इसको नॉर्मली ऐसा छोड़े हुए हैं, कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं इस दोनों सरफेस पे, तो एक्चुअली में क्या होगा कि उस पर कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स काम नहीं करेगा, वर्टिकल फोर्सेस ही पिक्चर में आएंगे ऊपर नीचे। लेकिन जैसे ही आप इसको एक पर्टिकुलर फोर्स से पुल करिएगा तो ये जो जैग पॉइंट है, ठीक है, इस पर क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा तो अपोजिट डायरेक्शंस में जो है फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करना स्टार्ट होगा। तो यही चीज़ है कि जब बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करोगे नहीं तो प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट दैट कि वहाँ फ्रिक्शन एक्ट होगा। फ्रिक्शन मोमेंटरली स्टार्ट होता है, जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई किया फ्रिक्शन स्टार्ट हो गया। अब क्या होगा कि जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे, फ्रिक्शन जो होगा, जब तक वो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, सेल्फ एडजस्ट हो रही है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होती जा रही है। आपने 1 न्यूटन लगाया, वो 1 न्यूटन का फ्रिक्शन हो गया, 2 न्यूटन लगाया, 2 न्यूटन का फ्रिक्शन हो गया। और ये कब तक चलता जाएगा, जब तक थ्रेशोल्ड नहीं हो जाता है। थ्रेशोल्ड जब आ जाएगा उसके बाद अगर आपने 1 न्यूटन बढ़ा दिया तो बॉडी स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू जो है अब ये अप्लाइड फोर्स के बराबर नहीं होगी, और फ्रिक्शन की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू को अचीव कर लेगी। जो काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं वो कांस्टेंट वैल्यू को अचीव कर लेती है। तो ये तो सिंपल सा केस था। चलिए दूसरा केस हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देख लीजिए कि इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, नो पुलिंग फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट इज 0, जो मैं बता रहा था अभी आपको।
नेक्स्ट स्लाइड देखिए यहाँ पे क्या है, इफ़ द फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी एंड इट डज़ नॉट मूव। मैंने पिछले स्लाइड में यही तो डिस्कस कर रहा था कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं और अगर ब्लॉक मूवमेंट नहीं करता है तो वो केस कैसे आप समझेंगे, एक बार फिर से समझ लीजिए। फ्रिक्शन, यहाँ पे देखिए, फ्रिक्शन एक्ट्स एंड इट्स फ्रिक्शन एक्ट and it opposes the direction of the applied force and this friction is called the static friction। तो आप applied force इधर की ओर कर रहे हैं, friction force इधर की ओर लगेगी, ठीक है, इधर की ओर लगेगी फ्रिक्शन फोर्स Fr, तो ये डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स को अपोज करेगी। अब कहता है क्या चीज़ है कि इफ़ द अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शंस ऑल्सो इंक्रीजेस, but if the applied force exceeded a certain minimum value then the body start moving। मैंने पहले डिस्कस कर लिया कि जब आप थ्रेशोल्ड को क्रॉस करोगे तो क्या होगा, क्योंकि जो इंटरलॉकिंग है दो रफ सरफेसेस के बीच, क्योंकि ये जो ब्लॉक है इसका सरफेस कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है, और ये जो आपका है ये जो सरफेस है टेबल का, इसका सरफेस कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। तो जब आप इसको देखो, ब्लॉक को जब आप इधर की ओर खींचोगे तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे पॉइंट पे जो इंटरलॉकिंग है वो क्या होगा, ब्रेक होगा। तो थ्रेशोल्ड, जब तक आप थ्रेशोल्ड फोर्स तक नहीं अचीव करते वो ब्रेक नहीं होगा, थ्रेशोल्ड के बाद वो ब्रेक हो जाएगा और स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा। यही चीज़ कह रहा है कि अप्लाइड फोर्स, जब अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाता है, और कब तक बढ़ता है, जब तक कि आप सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू द बॉडी स्टार्ट मूविंग, ठीक है। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अप टू विच द बॉडी डज नॉट मूव इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। वही थ्रेशोल्ड जो था, जो मैं बात कर रहा था, थ्रेशोल्ड वैल्यू जो होता है, मतलब क्या चीज़ कि वह लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शंस कहलाता है, सॉरी ये तो थ्रेशोल्ड, सॉरी तो ये जो आप थ्रेशोल्ड वैल्यू है, ठीक है, सॉरी हाँ, ये जो यहाँ आप देख रहे हैं ये थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है वो क्या कहलाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। तो थ्रेशोल्ड को तो हमने समझा भी है, आपको समझना है। तो यहाँ से देखिए कि जब आप इसको क्या करेंगे कि फोर्स से पुल करेंगे, तो जब तक आपके द्वारा लगाया हुआ जो ये फोर्स है वो इस यहाँ जो मॉलिक्यूलर बाउंड बन चुका है इसको ब्रेक कर पाने में सक्षम नहीं होगा, तब तक तो मोशन होगा नहीं। और जब आपके द्वारा लगाया हुआ फोर्स जो P है, फोर्स P इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाता है, तो क्या होगा, ये बाउंड्स टूटेंगे, स्लाइडिंग होगा, और स्लाइडिंग होगा तो फिर बॉडी का मोशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ है कि द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अप टू विच द बॉडी डज नॉट मूव इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शंस। याद रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स with the upper limit called the static friction, called the limiting friction कहलाता है। अपर लिमिट क्या कहलाता है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। तो ये जो कह रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल है, इस मिसकंसेप्शन को आप अच्छी तरह से समझ लें कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप फोर्स अप्लाई करते जाओगे, जैसे मान लो यहाँ पे ये है, अब इनिशियली में मान लो कि ये आदमी 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, इस आदमी ने 1 न्यूटन का फोर्स इधर की ओर अप्लाई किया, तो अब क्या होगा कि जो फ्रिक्शन फोर्स जो इधर अपोजिट डायरेक्शन में Fr एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू भी 1 न्यूटन हो जाएगी, ठीक है। अगर इसने 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो फ्रिक्शन फोर्स उसी मोमेंट पे एडजस्ट होकर के 2 न्यूटन का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये 2 न्यूटन का फोर्स इधर की ओर अप्लाई करता है तो ये ब्लॉक को मोशन में तो नहीं आ रहा है। अब मोशन में नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो आपने फोर्स अप्लाई किया उसको काउंटर बैलेंस कौन किया, स्टैटिक फ्रिक्शन ने किया। इसका मतलब कि आपने 2 न्यूटन लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन में तुरंत एडजस्ट होकर के अपने आप को 2 न्यूटन कर लिया। ये जो एडजस्टेबल नेचर है फ्रिक्शन का वो कब तक सीमित रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप फोर्स बढ़ाते जाओ और वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन हो अपने वैल्यू को आपके फोर्स के हिसाब से एक्वायर करता रहेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक थ्रेशोल्ड तक ही ये जो एडजस्टेबल है, ये जो एडजस्ट हो रहा है इसका वैल्यू एक थ्रेशोल्ड तक ही संभव है, और उसी थ्रेशोल्ड को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो कहने का मतलब आप लिख सकते हो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो क्या है, इट इज़ अ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन अप टू विच द बॉडी डज नॉट मूव। ये क्या है, तो मैक्सिमम
स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, अप टू विच द बॉडी डज नॉट मूव, ठीक है, डज नॉट मूव। ठीक, अगर इस केस में मान लो कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो मान लो 5 न्यूटन है, ठीक है, समझो इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 5 न्यूटन इसकी वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 5 न्यूटन है, अब क्या होगा कि अगर इस बंदे ने 1 न्यूटन का फोर्स से इसको पुल किया तो स्टैटिक फ्रिक्शन ने अपना वैल्यू 1 न्यूटन कर लिया। अगर 2 न्यूटन के फोर्स से उसको यहाँ धक्का देगा, पुश करेगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन का भी वैल्यू एक्वायर कर लेगा। अगर 3 न्यूटन के फोर्स से इसको पुश करेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन 3 न्यूटन का भी वैल्यू अप्लाई कर लेगा, मतलब वैल्यू को एक्वायर कर लेगा। और ये जो एक्विजिशन है स्टैटिक फ्रिक्शन का, जो आपके अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता जा रहा है, वो कब तक चलता रहेगा? जब तक लगी आपने 5 न्यूटन का फोर्स ना अप्लाई कर दिया हो। जैसे ही आपने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो ये 5 न्यूटन का फोर्स जो है सो स्टैटिक फ्रिक्शन लगा देगा। लेकिन 5 से जैसे ही आप सिंगल यूनिट भी आगे भागेंगे तो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो यहाँ से पिक्चर में आना बंद हो जाएगा, ये स्लाइडिंग स्टार्ट्स, ठीक है, स्लाइडिंग स्टार्ट्स। तो आप एक समझ जाइए कि स्लाइडिंग कब स्टार्ट होगा, जब आप अप्लाइड फोर्स की वैल्यू जो है, जिस फोर्स से आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो जैसे ही आपके थ्रेशोल्ड जो है, मतलब जो स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा होगा तो स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा। और उस मोमेंट पे जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा, वो काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। उसका जो वैल्यू होगा वो किसी और ढंग से निकलेगा। तो ये तो समझ गए कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ जो सेल्फ एडजस्टेबल नेचर है वो क्या है, ठीक है, उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो क्या है, इस सेल्फ एडजस्टेबल होने की जो ये क्षमता है स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड तक ही चलती है। उसके बाद उसका जो काम था स्टैटिक फ्रिक्शन का कि वो बॉडी को टेंडेंसी ऑफ मोशंस को रोक रहा था, वो नहीं रोक पाता है और स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये रहा, द स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स विद द अपर लिमिट कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। The maximum value of the force of friction up to which the body remains at rest is the limiting friction and is found experimentally to depends on the normal reaction force। मतलब देखिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या, जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक है तो इस ब्लॉक पे क्या होगा, नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा mg, सॉरी, इस ब्लॉक पे नीचे की ओर फोर्स लगा और ये फोर्स किसकी वजह से लगा, ये फोर्स आपको लगा इसकी वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से जो फोर्स लगा mg। तो जब mg फोर्स लगेगा तो ये क्या करेगा, इस सरफेस को क्या करेगा, उसको दबाएगा, और दबाएगा तो अपोजिट में उसको एक रिएक्शन नॉर्मल फोर्स लगेगा n, ठीक है, n नॉर्मल फोर्स लगा इस पर, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल फोर्स है लगा n, ठीक है। अब ये जब इस पर नॉर्मल फोर्स n लगाएगा, ठीक है, जब ये जो सरफेस है जब इस पर नॉर्मल फोर्स n लगाएगा तो ये जो आपका ब्लॉक है ये भी इस सरफेस पे नॉर्मल फोर्स क्या लगाएगा, n लगाएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन अप टू विच द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, और वो डिपेंड करता है इसी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द नॉर्मल आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये होता है म्यूएस इंटू n, ठीक है। सो याद रखिएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई, तो एफ मैक्स, और एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। एन हो गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जिसकी मैं यहाँ चर्चा कर रहा था, और म्यू एस हो गया कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो एफ मैक्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड एन इज द नॉर्मल फोर्सेस, और म्यू एस क्या हो गया, तो कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। ये डायमेंशनल लेस कांस्टेंट क्वांटिटी है, कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एक छोटा सा जो रफ आइडिया है स्टैटिक फ्रिक्शंस के बारे में, आई होप कि मैं आपको दे पा रहा हूँगा, ठीक है। अब समझ जाइए कि जो ये आपका कोफिशिएंट है, क्योंकि आपने निकाला कि जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, मैक्सिमम एफ मैक्स, इसकी वैल्यू क्या हो गई, तो म्यू एस इंटू यहाँ पे एन हो गई। तो ये जो म्यू एस है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये एक्चुअली में डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट एंड फोर्स ऑफ एडहेशन बिटवीन द सरफेसेस। उनके बीच जो फोर्स ऑफ एडहेशन एग्जिस्ट करता है उस पर ये डिपेंड करता है। अब एक नोट्स है, इसको समझ जाइए कि म्यू एस इंटू एन इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट कैन एक्ट बिटवीन द बॉडीज़, ठीक है। ये जो म्यू एस इंटू एन है, ये क्या है, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। जैसे मान लीजिए कि ये टेबल सरफेस है,
ये टेबल का सरफेस है और इस पर आपने एक ब्लॉक डाला, ठीक है। अब इस ब्लॉक का मास सपोज करिए m है, तो मास m है, ये आप समझ गए। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ इस सरफेस का जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है सो μs है, तो कहने का मतलब जब आप इस पर फोर्स अप्लाई करोगे F, क्या करने के लिए, इसको मोशन में लाने के लिए, तो ये कब तक मोशन में नहीं आएगा, जब तक कि जो आपका μs इंटू n जो है F की वैल्यू, अब जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो ये जो ब्लॉक होगा ये अपोजिट डायरेक्शंस में एक काउंटरैक्टिंग फोर्स, आपको फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। अब फ्रिक्शन फोर्स जो अप्लाई करेगा, तो याद रखिए कि जब तक आपका फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू, ठीक है, मतलब μs इंटू n नहीं हो जाता है, तब तक क्या होगा कि बॉडी मोशन स्टार्ट नहीं करेगा जो है सो। तो ये मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो एक चीज़ आप समझिए यहाँ से कि ये मैक्सिमम वैल्यू ज़रूर है, लेकिन अगर सपोज करिए कि आपने μs इंटू n फोर्स नहीं अप्लाई करके, आप सपोज करिए कि F जो है आपका, जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो लेस देन μs इंटू n है, तो उस केसेस में स्टैटिक फ्रिक्शन आपके फोर्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो सेल्फ एडजस्टेबल नेचर जो है फ्रिक्शन फोर्स का वो पिक्चर में आ जाता है। तो यही चीज़ है कि द एक्चुअल फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मे बी स्मॉलर देन μs इंटू n एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। मतलब कि ये जो है ये बेसिकली क्या है, तो ये मैक्सिमम फोर्स है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि जब आप इस कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो सेल्फ एडजस्ट होता चला जाएगा, और सेल्फ एडजस्ट होने की वजह से क्या होगा कि आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो थ्रेशोल्ड तक सेल्फ एडजस्ट होगा। उसको एक प्रॉब्लम में समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस अबाउट फाइंडिंग द डायरेक्शंस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कि स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शंस क्या होगा। तो सबसे पहली बात आप रिकॉल कर लें कि स्टैटिक फ्रिक्शंस जो होता है वो जब टेंडेंसी ऑफ द रिलेटिव मोशंस होती है तभी वो मतलब एग्जिस्ट करता है। जैसे स्लाइडिंग बिगिंस हो जाती है तो उस समय काइनेटिक फ्रिक्शंस पिक्चर में आ जाता है। तो अब टेंडेंसी की बात हो रही है, टेंडेंसी को समझना है तो समझिए ज़रा सा कि द डायरेक्शन यहाँ जो है कि द डायरेक्शन ऑफ the static friction, the direction of the static frictions on a body is such that the total force acting on it keeps it at rest with respect to the body in contact। अगर आप देखिए तो सपोज करिए कि जैसे आपने एक फोर्स F अप्लाई किया, यहाँ पे क्या है, दो ब्लॉक है, ब्लॉक B ब्लॉक A, ठीक है। यहाँ भी फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा इन दोनों B और A के सरफेस के बीच में, और यहाँ भी फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो सपोज़ करिए कि आपने जो फोर्स अप्लाई किया है और वो फोर्स जो है वो क्या है, तो इस दोनों सरफेस के बीच जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उससे कम है। मतलब सपोज़ करिए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू मान लीजिए L1 है। L1 क्या है, तो वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एट दिस सरफेस, ठीक है, वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन at this surface, ठीक है। तो आपने जो फोर्स अप्लाई किया है F, और ये फोर्स जो है सो क्या है, तो इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा है, तो क्या होगा कि मोशन जो है वो ब्लॉक B का यहाँ से, मतलब यहाँ रिलेटिव मोशंस नहीं होगा। अब जब ये देखिए यहाँ पे जब रिलेटिव मोशंस इस सरफेस पे नहीं हुआ, तो अब ब्लॉक ए भी जो है सो क्या होगा, तो जब यहाँ रिलेटिव मोशन नहीं हुआ तो ग्राउंड पे जो कोई ऑब्जर्वर, सपोज करिए ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर है आपका, आप ग्राउंड पे बैठ करके जो है सो इस घटना को देख रहे हैं, तो जब यहाँ रिलेटिव मोशंस नहीं हुआ तो ये भी जो है सो अपने जहाँ पे है वहीं पे जमा हुआ रहेगा। तो इस पर अगर देखिए तो एक्सटर्नली कोई फोर्स जो है तो क्या काम किया, इस पर जो है तो कोई फोर्स तो इस पर एक्ट हुआ नहीं। तो यहाँ जो हम लिख रहे थे कि डायरेक्शन ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द बॉडी इज सच दैट द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट कीप्स इट एट रेस्ट। लेकिन अभी क्या है कि इस पर कोई फोर्स काम किया ही नहीं, तो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगी, फ्रिक्शन बिटवीन A एंड B क्या हो जाएगा, तो वो आपका ज़ीरो हो जाएगा। अब सपोज़ करिए कि आपने जो फोर्स अप्लाई किया एंड दिस इज़ ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। तो और उसकी वजह से क्या हो गया कि बोथ द ब्लॉक A एंड B मूव्स टुगेदर, बोथ द ब्लॉक A एंड B मूव्स टुगेदर, ठीक है, मूव्स टुगेदर। तो ग्राउंड पर बैठे हुए ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर आप सोचिए तो इस ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होगा,
बस एक जो ये सरफेस बी का जो सरफेस ए पे अप्लाई कर रहा होगा तो उसका डायरेक्शंस किधर की ओर होगा, उसका डायरेक्शंस ये जो है दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ एफ आर, और ये एफ आर ही फोर्स है जो ब्लॉक ए पे लग करके ए को जो है सो बी के साथ मोशंस में जाने के लिए मजबूर कर रहा है। सो दिस विल बी द डायरेक्शंस ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने कैसे डिसाइड किया कि ये डायरेक्शंस होगा इस डायरेक्शन में, क्यों? क्योंकि आप इसमें न्यूटन्स लॉ सिंपली लगा करके आपने पता कर लिया, और या नहीं तो ये कंसेप्ट लगाना है कि डायरेक्शन ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शंस ऑन ए बॉडी इज सच दैट द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट कीप्स इट्स एट रेस्ट। तो क्या करिएगा कि आप जाकर के इस पे बैठ जाइए, मतलब इस बी के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, कीप्स इट एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द बॉडी बी। तो आपको बॉडी बी के रिस्पेक्ट में सोचना है कि बॉडी ए पे लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन अगर निकालना है तो आप क्या करिए, बॉडी बी पे जाकर के बैठ जाइए। ठीक है, हम गए और बॉडी बी पे बैठ गए। बॉडी बी पे हम जैसे बैठेंगे तो हम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाकर के बैठ जाएंगे। तो इस पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, एक फोर्स पिक्चर में आ जाएगा, जो ब्लॉक ए पे जो एक फोर्स पिक्चर में आएगा वो इधर की ओर एक फोर्स एफ लगता हुआ पिक्चर में आएगा। क्यों? क्योंकि हम खुद जाकर के एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ गए हैं। इस पे ये एक एक्सेलरेटिंग बॉडी, ये क्या हो जाएगा, तो ये इस पर एक फोर्स लग रहा है तो ये एक एक्सेलरेटिंग बॉडी है। तो अब जब इस पे एक फोर्स आपको इधर की ओर लग रहेगा तो ये इधर में मोशन में आएगा। लेकिन क्या कह रहा है, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या टेंडेंसी होगी, द स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ ए बॉडी इज सच दैट द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट कीप्स इट्स एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द बॉडी इन कॉन्टैक्ट। तो इधर की ओर स्टैटिक फ्रिक्शंस एफ आर एक्ट करेगा, और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये और ये एफ एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करके क्या कर देंगे, तो नेट फोर्स जो होगा क्या होगा, नेट फोर्स जो होगा उस पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो यही कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शंस ऑन ए बॉडी इज सच दैट द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, उस बॉडी पे, कीप्स इट्स एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द बॉडी इन कॉन्टैक्ट। रेस्ट मतलब क्या चीज़, उस पर नेट फोर्स जो लग रहा होगा जीरो होगा। तो एक तो था कि भैया आप ऐसा समझ जाओ, तो न्यूटन्स लॉज लगा के भी समझ जाओ। दोनों केसेस में आप समझ सकते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शंस का डायरेक्शंस कैसा होगा।